Hello friends, very good evening to all of you. So friends, today again we'll discuss one of the important topic that has been given in your syllabus, and this topic is, as it is in front of you, as you can see, it is post-colonial literature, right? And if you analyze the questions of 6th JPSC, if you analyze these questions of 6th JPSC, right? In 6th JPSC also, they have asked question from this section, and the question was related to two famous writers. First was J.M. Coetzee, and the other was Chinua Achebe. So these two questions have been asked in the 6th JPSC, and this year also we expect that they will definitely ask question from post-colonial literature. So we will try to understand about it, and there will be 2 to 3 parts of this series that is related to post-colonial literature. Now, before going further and understanding about the different writers who have contributed toward this post-colonial literature, we will try to understand first the concept of post-colonial literature कि ये post-colonial literature जो ये होता क्या है, ठीक है? इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. Because in the examination, they may ask question directly related to post-colonial literature, like what do you mean by PLC, that is post-colonial literature? Discuss its feature or character, and mention some of the important writers of it. ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर होता क्या है, इसके फीचर्स को मेंशन करना होगा, प्लस आपको कुछ एग्जांपल्स देने होंगे रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट राइटर एंड देयर बुक्स. ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हो चुके हैं उन्होंने क्या क्या काम किया पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को लेके, उनकी कौन कौन सी थ्योरीज बहुत ज्यादा फेमस हुई है, थ्योरीज रिलेटेड टू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए. तो इन सब को हम एक बाय एक करके अपने सीरीज में समझेंगे. दिस सीरीज इज कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर सीरीज. ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. अगर आप ब्रेक करोगे इस वर्ड को, पोस्ट एंड कॉलोनियल को, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कैन बी ब्रोकन डाउन पोस्ट एंड कॉलोनियल. ठीक है, मतलब जब कॉलोनाइजेशन हुआ था, व्हेन द सुपर पावर्स, so earlier who was the superpower? England or Britain. England was ruling almost most of the different places of the earth, right? Other powers were the French, ठीक है, Italian, ये कुछ और पावर्स थे जो कि कुछ पार्ट्स ऑफ द अर्थ को वो रूल कर रहे थे. ठीक है, तो इन लोगों ने जब अपनी कॉलोनी बनाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो एक जगह से जब स्प्रेड होकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे फॉर्म डिफरेंट कॉलोनीज, तो वहां उन्होंने अपने बहुत सारे इंपैक्ट छोड़े. द बेसिक पर्पस वाज व्हाट? द बेसिक पर्पस वाज टू गेन पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक डोमिनेंस, राइट? पहला पर्पस ये हुआ करता था, जो भी कॉलोनी दूसरे एरियाज में बनाता था उनका फर्स्ट था कि पॉलिटिकल पावर अपना बढ़ाया जाए, प्लस अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए वो वहां पे अपनी कॉलोनीज को बनाते थे. बट होता क्या था कि इन सब के चलते, दैट इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स जो वहां पे वो शेयर करते थे, तो दिस आल्सो लेड टू व्हाट? दिस आल्सो लेड टू योर व्हाट वी कॉल social, cultural changes. सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, जितने बोल दो, बहुत तरीके के और भी इम्पैक्ट पड़ते थे, जो कि उस न्यू कॉलोनी पे, जहां पे कॉलोनी बनाया जाता था, वहां पे देखने को मिलता था. वहां पे हो सकता था लैंग्वेजेस चेंज हो जाते थे. जो आपने ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे जब लैंग्वेजेस इवॉल्व हुए हैं, तो एक कंट्री या फिर बोलो एक रीजन से दूसरे रीजन पे जब लाके लोग बसते थे वहां पे, तो कैसे इवोल्यूशन होता था लैंग्वेज का. तो उसी तरीके से जब कॉलोनियल पावर्स आके कहीं पे अपनी कॉलोनी को बनाते थे,
तो वहां पे उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर या बेनिफिट्स के साथ साथ वहां पे उन एरियाज के सोशल आइडेंटिटी, उन एरियाज के कल्चरल आइडेंटिटी, उन एरियाज के लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज को भी वो चेंज करते थे, बिकॉज वो बहुत सालों तक वहां पे राज करते थे। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऐसा लिटरेचर है जो कि जब वहां के जो शासक हुआ करते थे, जो वहां पे कॉलोनी जिन्होंने बनाया था, जब वहां से छोड़ के चले जाते थे, ठीक है, उनके छोड़ के जाने के बाद वहां पे जो राइटर्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है, राइटर्स इवॉल्व होते हैं पोस्ट कॉलोनियल, मतलब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी जो वहां पे राइटर्स इवॉल्व होते हैं, तो वो क्या लिखते हैं इनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, और कैसे हमारे पूरे कल्चर या फिर आप बोल लो सोसाइटी में कैसे इन्होंने चेंजेस लाए हैं, इसको हम पढ़ते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। ठीक है, तो इसी को एक टर्म दिया गया है, क्या टर्म दिया गया? कॉलोनियल डिस्कोर्स एंड कॉलोनियल एंटी डिस्कोर्स, याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट्स है। तो क्या है? कॉलोनियल डिस्कोर्स होता है जबकि रूलर रूल कर रहा है आपके ऊपर, तो अपने चीजों को आपके ऊपर इंपोज करने की कोशिश करता है और बताने की कोशिश करता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉलोनियल डिस्कोर्स। ठीक है, जो भी नॉलेज वो आपके ऊपर, अपने नॉलेज को आपके ऊपर इंपोज कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो किया है वो सही है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉलोनियल डिस्कोर्स। और जब वो चले जाते हैं या फिर जब वो वीक हो जाते हैं और जो राइटर्स वहां पे उन सब चीजों को, कमियों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन लोगों ने हमारे ऊपर अपने कल्चर्स को, अपने आइडेंटिटी को इंपोज किया है, तो उस ऑपोजिट थिंग को हम कहते हैं कॉलोनियल एंटी डिस्कोर्स। तो बोथ द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर व्हाट, रिलेटेड टू योर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम की पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पावर्स आए, उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या किया, अपने कॉलोनीज बनाए और यहाँ पे अपने अपने कुछ इम्पैक्ट्स को उन्होंने छोड़ा। इन इम्पैक्ट्स को जब वहां के राइटर्स ने, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हुआ करते थे, उन्होंने जब इसको सही तौर पे दिखाने की कोशिश की कि क्या क्या हुआ उनके साथ, उसको हम कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जो कि उन लोगों ने अपने बुक्स में बताया है इन सब के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट की पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का आपने कंसेप्ट को समझ लिया, इसको आप इंट्रोडक्शन में लिखिएगा। When they will ask question in the examination, what do you mean by post colonial literature? तो इसको आप पूरे चीज को इंट्रोडक्शन में लिखिएगा कि these are the things what happened और कैसे इसका बर्थ हुआ, कैसे इसका जेनेसिस हुआ पूरे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का। तो वहां पे थोड़ा सा डायग्राम बना के भी आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा। जैसा मैंने समझाया है कि सुपर पावर्स है, उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ में अपने कॉलोनीज बनाए, वहां पे इम्पैक्ट हुआ, फिर इसको आप फ्लो चार्ट की मदद से दिखाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगले पार्ट पे हम बढ़ते हैं। अगला पार्ट है हमारा कि सम ऑफ द बेस्ट नोन, कौन कौन से पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के राइटर्स, बहुत सारे हैं, बट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, वहां पे हमें कुछ पार्ट्स को ही पढ़ना है। चिन्वा अचीबे फर्स्ट थिंग, जिसको जेपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है, जेएम कोडजे को भी पूछ रखा है इन्होंने। सो आई थिंक दिस ईयर दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इन तीनों से आने के क्वेश्चन चांसेस है। होमी भाभा, एडवर्ड सईद, फ्रांस फैनॉन, सलमान रशीदी और गायत्री चक्रवर्ती सीवैक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स है जिनका नाम बहुत आता है। ठीक है, जब भी हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की पढ़ाई करते हैं, व्हेनेवर वी स्टडी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, दीज आर सम ऑफ द राइटर्स वी स्टडी। इनके बहुत से इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी हैं, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को कवर करना है क्योंकि इन दोनों को पूछ लिया गया है। तो आई थिंक दिस 3 आर इंपॉर्टेंट। So today daily we will take one by one post colonial literature के जो भी writers हैं। Today we will study about फ्रांस फैनॉन के बारे में हम पढ़ेंगे, and next class में हम होमी भाभा and एडवर्ड सईद के बारे में पढ़ेंगे, and after that we will try to study about सलमान रशीदी and गायत्री चक्रवर्ती, इन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा एंड ट्राई टू कवर, बिकॉज दिस चैप्टर दैट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जहां के आपके क्वेश्चन आएंगे 7x5 वाले सेक्शन में, 35 मार्क्स वाले सेक्शन में। आई थिंक डेफिनेटली दिस ईयर आल्सो दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आई सेड यू, व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो आपको तो क्लियर हो गया, दैट हैज बीन क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट वी मीन बाय पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो विद दिस ओनली यू कैन get an idea that what will be the character,
व्हाट विल द फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ लिटरेचर। आपको यहाँ से एक आइडिया मिल गया होगा कि जब भी जैसे अंग्रेजों ने ही हमारे कंट्री के ऊपर व्हेन द ब्रिटिशर्स केम एंड दे रूल्ड ओवर इंडिया, तो वहीं से आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या कैरेक्टर या फीचर्स हो सकते हैं जो कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स की राइटिंग में होंगे। फर्स्ट इज कॉलोनाइजेशन, ठीक है, कॉलोनियलाइजेशन। तो जब वो कॉलोनीज फॉर्म करते हैं तो क्या क्या इंपैक्ट आते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कॉलोनियलिज्म में, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग यू कैन राइट, आप 2 लाइन पे इसके बारे में लिखो कि दे कम हियर, दे फॉर्म देयर कॉलोनीज एंड दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर कल्चरल आइडेंटिटी, दे हैव इम्पैक्ट ऑन आवर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो इन सब चीजों को लिखने के बाद गिव वन एग्जांपल, ऑलवेज ट्राई टू गिव वन एग्जांपल of everything in English literature. Whenever we'll give example for anything in English literature, you will gain some additional marks. तो कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे। कॉलोनियलाइजेशन के बारे में मैंने अभी समझा दिया कि कॉलोनी फॉर्म होते हैं, ठीक है। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, तो कॉलोनियलिज्म के बारे में आप लिख के समझा के देन यू गिव दिस एग्जांपल दैट थिंग्स फॉल अपार्ट में बहुत अच्छे तरीके से चिन्वाना अचीबे ने दिखाया है कि कॉलोनियलिज्म में क्या क्या होता है और ये कैसे डेवलप होता है। तो यू कैन गिव दिस एग्जांपल। रेसिज्म, रेसिज्म इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो दैट सुपर पावर्स आर मोस्टली व्हाइट पीपल। वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और जिनके ऊपर वो रूल करते थे उनको इंफीरियर मानते थे, ठीक है, उनको इंफीरियर मानते थे। तो रेसिज्म के कंसेप्ट को भी बहुत बढ़ाया चढ़ाया गया था यूरोपियंस द्वारा, या फिर ब्रिटेन के जिन लोगों ने हम पे राज किया था उन लोगों ने दिखाया था कि वो सुपीरियर है। तो पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स जब आने लगे तो इसको भी इन्होंने बहुत उजागर किया है कि कैसे इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया और कैसे इन लोगों ने रेसिज्म को बढ़ावा दिया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि दिया है। इसके एग्जाम्पल जब हम आज फ्रांस फेनोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क, जैसे कि नाम ही सबको पता चल रहा होगा, ये बुक इज रिलेटेड टू रेसिज्म, ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क। तो इस बुक में बहुत ही अच्छे से फ्रांस फेनोन ने रेसिज्म के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटा नैरेटिव। अब मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस मेटा नैरेटिव मींस, इसका मतलब क्या होता है, तो मेटा नैरेटिव का मतलब होता है आधा सच, आप मान लो हाफ ट्रुथ। तो जब भी जो बाहर से पावर्स आके रूल करते थे, कॉलोनीज बनाते थे, तो जब भी कुछ बताते थे उन एरियाज के बारे में, तो दे ऑलवेज ट्राई टू टेल हाफ ट्रुथ। हाफ ट्रुथ हमेशा बताते थे कि ये ऐसा है। जो भी कुछ वो बताते थे, दोज एवरीथिंग वाज टू बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स whom? इट वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द यूरोपियंस। और जो भी सुपर पावर रूल कर रहा होगा उनके बारे में, उनकी सुपेरियरिटी के बारे में वो बताना चाहते थे। बट जो आधा और सच होता था कि जो लोकल पीपल है, जो इंडिजिनस पीपल है, वो भी तो कहीं ना कहीं सुपीरियर होंगे किसी ना किसी जगह में। हो सकता है एक पॉइंट ऑफ व्यू में या फिर एक वर्किंग एरिया में दे मे बी सुपीरियर, बट अदर पार्ट ऑफ द वर्किंग एरिया मे बी दैट इंडिजिनस पीपल में बी द सुपीरियर। तो उस आधा बात को, जो हाफ पोर्शन ऑफ द व्हाटएवर थिंग इट मे बी, दे यूज्ड टू हाइड दैट थिंग and they used to reflect or they used to highlight those things only which shows their superiority. तो इसको हम कहते हैं मेटा नैरेटिव, ठीक है। इसको जोसेफ कॉर्नर्ड ने हार्ट ऑफ डार्कनेस ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। तो इस एग्जांपल को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जोसेफ कॉर्नर्ड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। कॉलोनियल डिस्कोर्स एंड कोर्स, एंटी कॉलोनियल डिस्कोर्स एंड काउंटर डिस्कोर्स, जो हमने अभी जस्ट इनिशियली समझा था क्या होता है ये दोनों, ठीक है। तो इन सब के बारे में जेएम कोएट्जी, जिसके बारे में 6 जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, एज ऑफ आयरन में बहुत अच्छे तरीके से दोनों को इन्होंने दिखाया, कॉलोनियल डिस्कोर्स एंड काउंटर डिस्कोर्स के बारे में। नेक्स्ट इज डीकॉलोनाइजेशन स्ट्रगल। कैसे जब भी कोई सुपर पावर के रूल करता है तो उनको वहां से हटाने के लिए, अपने ही एरिया को वापस पाने के लिए कितने स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, ये इंडिया से अच्छा कौन जानता होगा। और इसके एग्जाम्पल देने के लिए आप राजा राव की फिक्शन या नोवेल कह लो, कांतापुरा को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट द नोवेल कांतापुरा। मूर्ति का जो वहां पे लीड रोल है, जो कि मान लो गांधी जी का ही रोल प्ले कर रहे हैं कांतापुरा में, और किन किन स्ट्रगल्स के थ्रू हमें गो थ्रू होना पड़ता है, ठीक है, ये इन्होंने दर्शाया है इस पूरे इस नोवेल में, दैट इज इन कांतापुरा में। तो डीकॉलोनाइजेशन स्ट्रगल को दिखाने की कोशिश करते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। नेशनहुड एंड नेशनैलिटी, नेशनहुड एंड नेशनैलिटी, ठीक है, ये ऑब्वियस है
कि पैट्रियोटिक फीलिंग होगी, नेशनहुड को हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने नेशनलिटी को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये फीलिंग तो हमेशा ही रहती है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो सलमान रशीदी की शेम से। नेक्स्ट इज रीराइटिंग हिस्ट्री। देखो जब सुपर पावर्स ने के रूल किया हमारे ऊपर, तो उन्होंने हिस्ट्री को किसी और तरीके से दिखाने की कोशिश की, अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश की। बट जब वो वीक पड़ गए या वो चले गए या फिर ओरिजिनल राइटर्स वहां के थे, जब उन लोगों ने हिस्ट्री को बताने की कोशिश की तो उन्हें रीराइट किया, फिर से हिस्ट्री को लिखा और फिर से अपने तरीके से ओरिजिनल चीजों को दिखाने की कोशिश की जो कि असलियत में थी। ठीक है, उनको इंफीरियर दिखाया गया, ये दिखाने की उन्होंने कोशिश की कि कैसे उन लोगों को इंफीरियर बनाया गया ना होते हुए भी। तो दैट हैज बीन शोन इन रीराइटिंग हिस्ट्री पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज की नोवेल 100 Years of Solitude। 100 Years of Solitude वेरी फेमस बुक। 100 Years of Solitude बहुत ही फेमस नॉवेल है, तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहो, अगर ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछें तो आप बढ़ा सकते हो। कल्चरल इम्पैक्ट, लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट, इस तरीके से और भी आप जनरल पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको हर एक चीज बताने की कोशिश की, जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं, और एक एग्जांपल्स आप जरूर सबके याद रखने की कोशिश कीजिए ताकि एक एग्जामिनेशन में लिख के अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। तो ये कुछ फीचर्स है रिलेटेड टू पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। अब हम आज पढ़ेंगे इब्राहिम फ्रांस फैनॉन के बारे में। ठीक है, फैनॉन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट विल ट्राई टू स्टडी 2 more एज पर द शेड्यूल। तो इनके बारे में क्या है, ये बॉर्न कब थे, 20 जुलाई ऑफ 1925 पे बॉर्न हुए, 1961 वाज हिज डेथ ईयर। इनका बर्थ का कहाँ हुआ, मार्टिनिक आइसलैंड, जो कि एक फ्रेंच आइसलैंड हुआ करता था, वहां पे फ्रेंच रूल करते थे। तो हु वाज द रूलर, फ्रेंच वर द रूलर्स। तो इनके अगेंस्ट, फ्रेंच के अगेंस्ट जो राइटिंग्स लिखी इब्राहिम फैनॉन ने, ठीक है, इब्राहिम फैनॉन ने, उसको हम बोलते पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर रिलेटेड टू इब्राहिम फैनॉन। इन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट नहीं लिखा, इन्होंने जो लिखा ही हैज रिटन अबाउट द फ्रेंच के अगेंस्ट इन्होंने लिखा। ठीक है, ऑक्यूपेशन से देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपेशन जो है, इनके ऑक्यूपेशन से ही इनके थ्योरी इवॉल्व होते हैं। ठीक है, ही वाज अ साइकियाट्रिस्ट एंड ए पॉलिटिकल फिलोसोफर। तो ये साइकियाट्रिस्ट थे, तो इनकी जो थ्योरीज है, दिस थ्योरीज वेर आल्सो मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द साइकोलॉजी। तो इनकी जो थ्योरीज थे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से रिलेटेड, ये साइकोलॉजी से ही रिलेटेड थी। ठीक है, थीम, हिज वर्क्स बिकम इन्फ्लुएंशियल इन द फील्ड्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, क्रिटिकल थ्योरी एंड मार्क्सिज्म। ये मार्क्सिज्म के भी काफी ज्यादा प्रोमोटर एंड फॉलोअर थे। मार्क्सिस्ट के जो सिद्धांत होते थे उनको भी ये काफी प्रमोट करते थे फैनॉन, बिकॉज कैपिटलिस्ट जो थे, जो रूल करते थे, बिल्कुल नहीं पसंद थे इनको। तो ही वाज प्रमोटिंग मार्क्सिज्म। इन्फ्लुएंस इन द कोर्स ऑफ हिज वर्क एज अ फिजिशियन, जैसा कि मैंने बताया वो फिजिशियन भी थे, साइकियाट्रिस्ट भी थे। फैनॉन सपोर्टेड अल्जीरियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट था जो इनके राइटिंग्स थे, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर राइटिंग्स, इन्होंने किन किन जगह पे इनका इन्फ्लुएंस दिखा। तो फर्स्ट जहां से वो थे ऑलरेडी, दैट इज फैनॉन सपोर्टेड अल्जीरियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फ्रांस। ठीक है, was a member of Algerian National Liberation Front. Fanon have inspired national liberation movement of and other radical political organizations in Palestine, Sri Lanka, South Africa, United States. तो देखिए इनके राइटिंग्स के इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है, नॉट ओनली in his own area but also in Palestine, France, South Africa and United States. तो इनके दो फेमस वर्क्स है और दो तीन और फेमस वर्क्स है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दिस टू, द वृचेड ऑफ अर्थ एंड ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क, जो हमने रेसिज्म में जस्ट अभी देखा है। ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो इंट्रोडक्शन जब आप दे फैनॉन के बारे में, जैसा कि इन्होंने मान लो कोएट्जी के बारे में प्रीवियस ईयर पूछा है, तो इफ दे आस्क अबाउट द फैनॉन के बारे में इस साल पूछते हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन पहले आप इस तरीके से दीजिए, उनका बर्थ कहाँ हुआ, उनका ऑक्यूपेशन क्या रहा, ठीक है, उनके वर्क के थीम क्या हुआ करते थे, इन्फ्लुएंस इनका कहाँ कहाँ तक था, और इनके कुछ फेमस वर्क्स, दैट इज 2 वर्क्स जो मैंने मेंशन किए, इनको लिखिए पहले आप इंट्रोडक्शन में। नाउ डायग्राम बना के फिर आप समझाने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स कि इन्होंने जो वर्क किया है वो किन किन एरियाज से, या फिर किन उनके वर्क्स के फीचर्स क्या क्या थे। ठीक है, तो पहला है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ही वाज अ साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट भी थे।
तो इनका जो वर्क है दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू साइकोलॉजी. फर्स्ट थिंग इज नेटिव सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्कोर्स एंड मास्टर सुपेरिटी. मतलब वही चीज है जो हमने, देखो जितने भी आप पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को पढ़ोगे बेसिकली दो ही चीज के इर्द गिर्द घूमेगी. ठीक है, एक सुपीरियर होगा, एक इंफीरियर होगा. इन्हीं दोनों चीजों को रिलेशन, इन्हीं दोनों चीजों के रिलेशन को घुमा फिरा के डिफरेंट राइटर्स ने दिखाने की कोशिश की है, और उनके नाम भी थोड़े थोड़े से अलग से हैं. तो मोस्टली एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड दिस ओनली, सुपीरियर एंड इंफीरियर इन योर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर. तो इन्होंने साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बताया ड्यू टू नेटिव, जो नेटिव है, और मास्टर्स है जिसको हम आइडिया ऑफ नेशनल लिटरेचर एंड नेशनल कल्चर में थोड़ा डिटेल में देखेंगे. इन्होंने बताया जो मास्टर होते हैं, जो रूल करते हैं, वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर बताते हैं, और जो जिनके ऊपर रूल किया जाता है वो हमेशा इंफीरियर होते हैं. ठीक है, और वो बाद में डिस्कोर्स भी दिखाते हैं. डिस्कोर्स के द्वारा उनको इंफीरियर दिखाया जाता है. जैसे कि मैंने बताया डिस्कोर्स क्या होता है, जो सुपीरियर पावर होता है वो अपने नॉलेज को, वो अपने ट्रेडिशंस को, वो अपने कल्चर्स को हमेशा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू कैन मेंशन. द सेकंड इज साइकोलॉजिकल इनएडिक्वेसी. फर्स्ट वी आर टॉकिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल इनएडिक्वेसी. नेटिव tries to be as white as possible. मतलब है कि जो नेटिव रहता है उनको इस तरीके से बताया जाता है कि आप इतने इंफीरियर हो, तो किसी को आप इंफीरियर बताओगे तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, he will try to become superior. किसी को आप इंफीरियर बताओगे तो he will try to become superior, या फिर आपके क्वालिटी के साथ वो मैच करने की कोशिश करेगा. तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल इनएडिक्वेसी में कि नेटिव ट्राइज टू बी एज वाइट एज पॉसिबल. मतलब आपकी तरह हायर क्वालिटीज हो लेना चाहता है by adopting the western values, religion, language and practices of the white and by rejecting his own culture. तो यही होगा ना, जब उसको बहुत इंफीरियर दिखाया जाएगा तो आपके कल्चर ट्रेडिशंस को वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा और अपने जो कल्चर ट्रेडिशन है उसको त्यागने की कोशिश करेगा. दैट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल इनएडिक्वेसी. नेक्स्ट इज सेल्फ assertion. That Fanon argued that the sense of inadequacy and inferiority in the colonized psyche result in violence, which according to natives is a form of self-assertion. इसमें क्या बोलते हैं कि मान लो कुछ लोग जो लोकल्स हैं, जो इंडिजिनस हैं, वो उनकी तरह ढालने लगते हैं. ठीक है, जो सुपीरियर्स है उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक मान लो बन भी जाते हैं. तो वहां के जो और उनके काउंटर पार्ट्स है, जो और इंडिजिनस पीपल है, उनको वो इंफीरियर देखने लगते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या होती है, वायलेंस होती है, लड़ाई होती है. दैट इज कॉल्ड सेल्फ एजर्शन की तरफ पे दिखाया गया है यहाँ पे. ठीक है, this violence when erupts against his own natives, जैसा कि मैंने आपको बताया, when the native realizes that he cannot become truly white. ठीक है, तो ये है आपका सेल्फ assertion. एंड लास्टली इन तीनों को कंबाइन करके आता है आपका आइडिया ऑफ नेशनल लिटरेचर एंड नेशनल कल्चर, जिसमें कि 3 स्टेजेस होते हैं, जिसको कि इन्होंने अपने बुक में द वृचेट ऑफ द अर्थ में बताया. He formulated 3 stages in which national culture is formed. The native under the influence of the colonizer culture seeks to emulate means surpass करना या किसी की बराबरी करना, and assimilate it by discarding his own culture, जिसको कि होमी भाभा मिमिक्री के नाम से भी अपने थ्योरी में बताते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि सारे के थ्योरीज ऑलमोस्ट सेम ही है. The next thing is that native acknowledges, ठीक है, acknowledge करता है the white disparity and discovers that he can never be truly white. पहले तो बनने की कोशिश की उसने, फिर बताता है कि मान लो कोशिश किया that I cannot become like him, उसके तरह मैं नहीं बन सकता हूँ. अल्टीमेटली क्या होता है, however in third stage the native is truly anti-colonial, नहीं बन सकता है तो anti-colonial हो जाता है, accompanied by critical analysis of his अपने कल्चर को ही critical analyze करने लगता है, critically analyze करने लगता है. तो ये 3 stages हैं जिसको कि इन तीनों के समअप से ही बनाया गया है. The basic is the psychological effect, क्योंकि फैनॉन क्या थे, एक साइकियाट्रिस्ट ही थे. तो अगर आपको पूछा जाए पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या, आप लिख लोगे इजीली, उनके फीचर्स को आप लिख लोगे इजीली. फ्रैंक फैनॉन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा गया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में, पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए जो मैंने बताया, देन यू मूव ऑन टू दिस चार्ट. इस चार्ट के थ्रू भी आप समझा दोगे. इफ यू डू नॉट राइट एनीथिंग, इस चार्ट को हूबहू उतार दोगे वहां पे, फिर भी यू विल गेट गुड मार्क्स. तो कोशिश करना कि इस चार्ट को ड्रॉ करना, बनाना, और दो पॉइंट यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में जैसे भी डायग्राम ड्रॉ करो उसको समझाने की कोशिश करना, 2-3 लाइन में. सो डू नॉट वरी अबाउट द नंबर ऑफ वर्ड्स. इफ यू एक्सप्रेस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन वेरी वेल,
definitely you will get good marks in the examination. So friends, again in next lecture, we will study about the next important colonial, post-colonial writers, होमी के भाभा and Edward Said के बारे में हम अपने next lecture में पढ़ेंगे. So that's all for today, my dear friends. Bye bye. Take care.